Hello, all the students. Welcome back once again. So, today we will see the last part of the chapter Memory Gland and Lactation, and this is also the last lecture of the total syllabus, right? इससे पहले memory gland and lactation में we have seen udder की morphology, and then we have seen how the milk is synthesized, how it is secreted through the various duct system within the udder, and then we have seen some differences in the udder of some of the important domestic animals. So as per your syllabus जो आज का lecture है उसमें basically we have to know the composition of milk. मिल्क कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट से बना हुआ होता है ये हम आज के लेक्चर में जानेंगे. बट एडिशनली आई हैव एडेड डेफिनेशन ऑफ मिल्क एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मिल्क कंपोजिशन. राइट, आपके सिलेबस में मिल्क कंपोजिशन है ओनली. सो मे बी समटाइम्स इन द एग्जाम दे मे आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ मिल्क. सो इसमें मिल्क की डेफिनेशन है दैट इट इज़ डिफाइंड एज द एंटायर लैक्टियल सिक्रीशन ऑफ द मेमरी ग्लैंड ऑफ मैमल्स ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मिल्किंग ड्यूरिंग द पीरियड following at least 72 hours after calving or until the milk is free from colostrum. ठीक है, इसमें पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट काविंग के बाद तुरंत जो सिक्रीशन होता है फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड फ्रॉम द अडर, दैट इज़ नॉट द मिल्क, उसको हम मिल्क नहीं कहते हैं. जस्ट इंस्टेंटली आफ्टर काविंग से लेके 3 to 5 डेज तक जो सिक्रीशन होता है फ्रॉम दी इन जनरल 3 डेज तक जो सिक्रीशन होता है फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, टू दैट वी कॉल दैट कोलोस्ट्रम, उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं. राइट, सो कोलोस्ट्रम जो है दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम मिल्क. मिल्क एंड कोलोस्ट्रम की जो कंपोजिशन है ये डिफरेंट होती है. कोलोस्ट्रम जो है इट इज़ रिच इन it has more protein and more vitamins and minerals, and it has antibodies as compared to the milk. मिल्क के कंपैरिजन में इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा होती है. राइट, सो 72 आवर्स यानी कि काविंग से लेके फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 to 5 डेज तक जो येलोइश कलर का सिक्रीशन होता है जिसको फर्स्ट मिल्क भी कहते हैं, दैट इज़ दी कोलोस्ट्रम. उसके बाद जो नॉर्मल सिक्रीशन है उसको वी कॉल इट मिल्क. सो इस डेफिनेशन में ये लास्ट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, एंड देन मिल्क जो है इट इज़ अ वाइट ओपेक कोलोइडल फ्लूइड होती है. So first, most of the time they may ask you the question, first milk after calving is known as, so you should know that it is colostrum. Colostrum कितना fed कराना चाहिए to the newborn. So in general आपसे परसेंटेज में पूछे तो 1/10 of the body weight. बॉडी वेट काफ का जो बॉडी वेट है उसका 1/10 of the बॉडी वेट जो है दिस मच अमाउंट शुड बी फेड टू दी काफ पर डे बेसिस पे. राइट, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 से 2.5 लीटर जो है कोलोस्ट्रम डेली जो है यंग काफ को फेड कराएंगे फॉर द फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव डेज. राइट, सम पॉइंट्स कोलोस्ट्रम के बारे में आपने LPM में फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा दैट कोलोस्ट्रम फीडिंग जो है काफ को, फर्स्ट ऑफ ऑल कोलोस्ट्रम फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? क्योंकि जो व्हेन दी काफ जब काफ की जब बर्थ होती है तो उसकी जो इम्यून सिस्टम होती है, ओके, द इम्यून सिस्टम ऑफ द काफ वो फंक्शनली इमेच्योर होता है, फंक्शनली प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होता है जो काफ का इम्यून सिस्टम होता है. यानी कि एट दैट टाइम काफ जो है वो जितने भी एनवायरनमेंट में बैक्टीरियल कंटामिनेशन है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं हो पाते हैं क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम अभी इमेच्योर है, प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है, फंक्शनल प्रॉपरली नहीं है. राइट, सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ जो है अभी डेवलप्ड नहीं हो पाते हैं, इसीलिए डायरेक्टली हमें एंटीबॉडीज़ काफ को देना बहुत ज़रूरी है. अगर हमने डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ काफ को नहीं दिया तो काफ जो है काफ की डेथ भी हो सकती है ड्यू टू वेरियस इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक निमोनिया एंड लाइक मैनी अदर डिजीज़ के वजह से
क्योंकि उसकी बॉडी में इम्यून सिस्टम अभी वीक है, बाहर से कंटेमिनेशन इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट में बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ऑलवेज प्रेजेंट होता है। तो कंटेमिनेट हो गया तो वो it cannot fight against that. So हमें actively we have to provide the passively sorry we have to provide the antibodies। और कोलोस्ट्रोम जो है, दिस इज़ अ रिच सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज़। इसमें हाई अमाउंट में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि क्यों कोलोस्ट्रोम फीड कराना चाहिए। एंड ऑल्सो इट कंटेन्स, इसमें जो प्रोटीन, वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं वो मिल्क के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि काफ के लिए इनिशियली वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इनिशियल डेज में ही कोलोस्ट्रोम क्यों फीड कराना चाहिए। बिकॉज इनिशियली जो काफ है उसका जो स्ट्रक्चर होता है इंटेस्टाइन का, सच इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमक ऑफ द एनिमल दैट जो विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई है ये ओपन रहते हैं, ठीक है। तो इनके थ्रू जो कोलोस्ट्रोम फीड करा रहे हैं, अगर कोलोस्ट्रोम का डाइजेशन नहीं होता है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है इन विलाई के थ्रू, तो डायरेक्ट एब्जॉर्ब होकर इट गोज़ इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। यानी कि अगर डाइजेशन के थ्रू जाएगा तो कोलोस्ट्रोम एंटीबॉडीज प्रोटीन है, प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़, राइट। इसीलिए इनिशियल डेज में फीड कराना चाहिए व्हेन दी विलाई इन दी इंटेस्टाइन में जो विलाई है, जिसमें जो पोर्स है वो ओपन रहते हैं। तो जब कोलोस्ट्रोम फीड कराते हैं हम, तो डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं इंटेस्टाइन के थ्रू, एंड इट गोज़ इनटू द ब्लड सर्कुलेशन से इट गोज़ इनटू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। एंड देन विद टाइम, जैसे ही टाइम बढ़ता जाता है, ये जो ओपनिंग है ये कॉन्स्ट्रिक्ट करते जाते हैं, क्लोज होते जाते हैं। जैसे ये ओपनिंग क्लोज हो जाएंगे तो एंटीबॉडीज़ का एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो हो जाता है। विद टाइम एब्जॉर्प्शन, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है। इसीलिए इनिशियल के जो डेज़ हैं, बेसिकली जो फर्स्ट 24 आवर्स होता है बर्थ के बाद, जो काविंग के बाद जो फर्स्ट 24 आवर्स है, उसमें कोलोस्ट्रोम फीडिंग कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस टाइम पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है एंटीबॉडीज़ का डायरेक्टली फ्रॉम दी बॉडी। सो इसीलिए फर्स्ट 3 डेज़ में कोलोस्ट्रोम फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। okay, then we'll come to the composition of the milk is basically made up of, चाहे वो गोट का मिल्क हो, काऊ का हो, बफेलो का हो, याक का हो, शीप का हो, इनके मिल्क का जो एक कंस्टिट्यूएंट है ये सेम होता है। कंस्टिट्यूएंट के अमाउंट वेरी कर सकते हैं, किसी एनिमल, किसी स्पीसीज़ में कार्बोहाइड्रेट हाई अमाउंट में हो सकता है, किसी स्पीसीज़ में फ़ैट या प्रोटीन हाई अमाउंट में हो सकता है, किसी में मिनरल्स हाई अमाउंट में हो सकते हैं, बट जो कंस्टिट्यूएंट हैं दीज आर फिक्स्ड। In all the animals, the milk will be composed of carbohydrate, fat, protein, vitamins, minerals, water and some of the enzymes. Okay. So ये constituent आपको पता होनी चाहिए। Next, if we talk about the composition of cow milk, अगर हम काउ मिल्क की कंपोजिशन की बात करें तो वाटर इज़ अराउंड 87.7%। लेक्टोस क्या है? मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होता है, मिल्क शुगर, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मिल्क शुगर किसे कहते हैं। तो मिल्क शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट या शुगर जो मिल्क में प्रेजेंट होता है, दिस लैक्टोज। सो इट इज़ अराउंड 4.9%, ऑलमोस्ट 5%। फैट 3.4% के आसपास। ये एक जनरल है, दिस इज़ नॉट फॉर स्पेसिफिक ब्रीड, दिस इज़ इन जनरल। किसी में फ़ैट परसेंटेज ज़्यादा भी होते हैं। protein around 3.3%, minerals around 0.7%, right? So it's a general composition. Now this composition may vary, ये जो composition है ये vary करता है according to the type of species, according to the type of breed, right? Now next is one more thing you have to know is that सब इन कंस्टिट्यूएंट में ये जो सारे कंस्टिट्यूएंट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स एंड वाटर, सबसे ज़्यादा वेरिएशन कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा कंस्टिट्यूएंट है जिसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। सो इट इज़ फैट। फैट का जो वेरिएशन है ये बहुत ज़्यादा होता है ब्रीड टू ब्रीड। इन सम ब्रीड दी फैट परसेंटेज विल बी अराउंड 3%, और किसी में फैट की जो परसेंटेज है मिल्क में वो 12% या 13% तक होते हैं, राइट।
सो सबसे ज़्यादा वेरिएशन जो है वो फैट में देखने को मिलता है, स्पीसीज टू स्पीसीज एंड विद इन ब्रीड टू ब्रीड, देन इन प्रोटीन, देन इन कार्बोहाइड्रेट, राइट। सो ये जो टेबल है दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके। ये मिल्क कंपोजिशन का पूरा चार्ट है, अगर आपको ये याद है इट मीन्स आपको मिल्क का कंपोजिशन याद है। सो बेसिकली आप समझेंगे कि जो मिल्क है उसमें जो लिक्विड पार्ट होता है, यानी कि मिल्क में जो लिक्विड पार्ट है दिस इज़ दी वाटर। मिल्क किन किन चीज़ों से बना है, एक तो उसमें वाटर होता है। सो लिक्विड वाटर जो है, मिल्क लिक्विड फॉर्म में होता है और लिक्विड फॉर्म में उसमें वाटर है। बाकी उसमें जो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उसको हम टोटल सॉलिड्स कहते हैं, राइट। सो अब ये टोटल सॉलिड्स क्या क्या होते हैं मिल्क में। टोटल सॉलिड्स में से जो मिल्क में फ़ैट प्रेजेंट होता है उसको अलग कर देते हैं। फ़ैट के अलावा बाकी जो भी न्यूट्रिएंट मिल्क में प्रेजेंट है उसको हम सॉलिड नॉट फैट SNF कहते हैं, राइट। आपने सुना होगा फैट एंड SNF। फैट एंड SNF के बेसिस पे ही जो मार्केट में मिल्क लॉन्च होते हैं उनकी प्राइस जो है फैट एंड SNF के बेसिस पे ही होता है। जितना ज़्यादा मिल्क में SNF की अमाउंट होगी और जितनी ज़्यादा फ़ैट की अमाउंट होगी, मिल्क का प्राइस उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे आपने सुना होगा डबल टोन मिल्क, सिंगल टोन मिल्क। तो सिंगल टोन डबल टोन मिल्क में फ़ैट का परसेंटेज ज़्यादा होता है, सिंगल टोन मिल्क में कम होता है। तो वाटर तो आप ऐड कर सकते हैं एक्सटर्नली, बट फैट एंड SNF यू कैन नॉट ऐड। सो जिस ब्रीड या जिस स्पीसीज़ के मिल्क में फ़ैट एंड SNF ज़्यादा होता है उसकी मिल्क का प्राइस ज़्यादा होता है, राइट। ठीक है, तो वाटर को हमने अलग कर दिया। बाकी जो सॉलिड चीज़ है उनको हम सॉलिड न्यूट्रिएंट्स, उनको टोटल सॉलिड्स वी कॉल इट टोटल सॉलिड्स। टोटल सॉलिड्स को वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फैट एंड SNF, ओके। सो विल सी फैट। फैट में एक तो ट्रू फैट एंड एसोसिएटेड सब्सटेंसेस, यानी कि जो एक्चुअली में फ़ैट है वो, एंड दूसरा कुछ वाइटामिन्स होते हैं जो कि फ़ैट सोल्यूबल होते हैं, यानी कि फैट होगा तभी ये वाइटामिन्स प्रेजेंट होंगे बिकॉज दे आर सोल्यूबल इन डिज़ोल्व इन दी फैट। सो एसोसिएटेड सब्सटेंसेस में विटामिन A, D, E, K प्रेजेंट होता है मिल्क में, ओके। कैरोटीन प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, फोस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। दिस लेसिथिन इज, फोस्फोलिपिड्स 3 अलग टाइप के होते हैं, उसमें से वन ऑफ द टाइप इज़ लेसिथिन। ट्रू फैट जो है उसमें फैटी ग्लाइसराइड्स प्रेजेंट होते हैं सेवरल, राइट। नाउ कैरोटीन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो काऊ की मिल्क होती है इट इज़, उसमें मिल्क जो है बेसिकली वाइट कलर की होती है, बट इन केस ऑफ काऊ दी मिल्क में येलोइश टिंच, हल्का सा येलोइश कलर की होती है, येलोइश टिंच होती है। बिकॉज क्यों ऐसा क्यों होता है, बफेलो की मिल्क वाइट होती है? बिकॉज काऊ की मिल्क में कैरोटीन प्रेजेंट होता है, बफेलो की मिल्क में भी कैरोटीन प्रेजेंट होता है, ये एक येलो पिगमेंट है, इसकी वजह से मिल्क का जो कलर है वो येलोइश कलर का होता है। बट इन केस ऑफ बफेलो द कलर इज़ वाइट बिकॉज बफेलो जो है बफेलो में एफिशिएंसी होती है कि कैरोटीन इज़ द सोर्स ऑफ विटामिन ए। बफेलो की मिल्क में कैरोटीन जो है ब्रेक डाउन होकर विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए उसका कलर वाइट होता है। बट काऊ जो है लेस एफिशिएंट होते हैं इन कन्वर्टिंग कैरोटीन इनटू विटामिन ए, इसलिए उसमें कैरोटीन पिगमेंट कैरोटीन के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, इस पिगमेंट की वजह से मिल्क का कलर येलो होता है, राइट। देन विल सी SNF में आ जाएंगे आपके, ओके। SNF में आ जाएंगे लैक्टोज, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है। सो द कार्बोहाइड्रेट और द मिल्क शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज लैक्टोज। देन प्रोटीन जो है, प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस इज प्रोटीन, ओके। मिनरल्स, उसमें वेरियस मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन एंड अदर कंस्टिट्यूएंट जो मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, वो जो एंजाइम्स, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जो हैं B, C एंड कुछ डिज़ोल्व गैसेस भी होते हैं लाइक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी SNF के कैटेगरी में आ जाएंगे, राइट। प्रोटीन में नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस में 2 टाइप आ जाएंगे, प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन। नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस के मतलब होता है वो सब्सटेंसेस जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो। प्रोटीन के हर स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इसीलिए प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस के कैटेगरी में आता है। बट देयर आर सम सब्सटेंसेस जो कि प्रोटीन नहीं है बट उनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इसीलिए उनको हम नॉन प्रोटीन कह रहे हैं, राइट। सो कुछ नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस भी होते हैं, और प्रोटीन में प्रोटीएस या पेप्टोन प्रेजेंट होगा,
लेक्टा एल्बुमिन प्रेजेंट होगा, लैक्टोग्लोब्यूलिन प्रेजेंट होते हैं एंड केसीन प्रेजेंट होता है. सो प्रोटीन प्रेजेंट इन द मिल्क इज केसीन, लेक्टा एल्बुमिन एंड लेक्टा ग्लोब्यूलिन. सो ये कंस्टिट्यूएंट है मिल्क का, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद होना चाहिए, राइट. सो इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ब्लड में जो एल्बुमिन है दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लेक्टा एल्बुमिन, जो ग्लोब्यूलिन है वो लेक्टा ग्लोब्यूलिन में इन दी सिक्रेटरी सेल्स, एंड जो उसमें अमाइनो एसिड्स हैं उसको सिक्रेटरी सेल्स जो है डर के केसीन में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट. सो दिस इज़ व्हाट जो फैटी एसिड्स प्रेजेंट है उसको मिल्क के फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं सिक्रेटरी सेल्स. सो दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ मिल्क. नाउ इसमें बेसिकली आपको यही जानना है, मिल्क शुगर लैक्टोज को कहते हैं, एंड जो लैक्टोज है ये ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का बना होता है. इट इज़ अ डाइसेकेराइड, दो इट इज़ ये बना होता है ग्लूकोज. ग्लूकोज इज़ वन मोनोमर एंड डाइसेकेराइड मतलब दो मोनोमर का बना होता है. उसमें से एक मोनोमर इज लाइक ग्लूकोज एंड द अदर वन इज़ गैलेक्टोज. सो यानी कि लैक्टोज का जब ब्रेक डाउन होगा, हाइड्रोलिसिस यानी कि ब्रेक डाउन होगा, तो उसमें से जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. मिल्क प्रोटीन आपको पता होना चाहिए, इट इज़ केसीन, लेक्टा एल्बुमिन एंड लेक्टा ग्लोब्यूलिन. मिल्क फैट, एंड मिल्क फैट की वजह से मिल्क का जो फ्लेवर होता है जिस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फैट, राइट. वाइटामिन एंड मिनरल्स, कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि मिल्क इज़ डेफिशिएंट इन विच वाइटामिन. वैसे तो सारे वाइटामिन प्रेजेंट होते हैं, बट वाइटामिन सी जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट होता है. इसीलिए इफ़ क्वेश्चन आएगा कि विच वाइटामिन इज़ एब्सेंट और नॉट प्रेजेंट इन मिल्क, तो आप वाइटामिन सी पे टिक करेंगे, राइट. सो वेरियस मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइट. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं मिल्क के कंपोजिशन को. जैसे एज आई टोल्ड यू कंस्टिट्यूएंट तो यही सारे रहेंगे, फैट, मिनरल्स, वाइटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर एंड सम ऑफ द एंजाइम्स. बट जो कंपोजिशन है यानी कि गोट के मिल्क में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं अमाउंट ऑफ एज़ कम्पेयर टू मिल्क ऑफ काउ, बफेलो, शीप. उसमें गोट के मिल्क में मिनरल्स के अमाउंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है. उस तरह से बफेलो के मिल्क में फ़ैट का परसेंटेज ज़्यादा होता है. तो ये जो कंपोजिशन में वेरिएशन है ये वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे स्पीसीज़, ठीक है. स्पीसीज़ पे काऊ का मिल्क का कंपोजिशन अलग होता है, बफेलो का अलग होता है, गोट का अलग होता है, शीप का अलग होता है. ब्रीड टू ब्रीड भी वेरी करता है. जैसे विद इन दी बफेलो जो मुर्रा ब्रीड है और जो महसाना है, इनकी मिल्क का कंपोजिशन डिफरेंट होगा. इनमें से फैट परसेंट कंपोजिशन की कितने परसेंट फैट प्रेजेंट है, कितने परसेंट प्रोटीन, कितने परसेंट लैक्टोज, ये वेरी करेगा ब्रीड टू ब्रीड. इंटरवल ऑफ मिल्किंग में यही मतलब है कि इनिशियली जब मिल्किंग करते हैं तो इनिशियली जब मिल्किंग करेंगे अडर से, तो जो मिल्क निकल के आता है उसमें वाटर ज़्यादा होता है, फ़ैट कम होता है, ठीक है. वाटर का ज़्यादा, फैट कम. लेकिन जो लास्ट मिल्किंग होती है जिसको स्ट्रिपिंग बोलते हैं, उसमें फ़ैट का परसेंटेज ज़्यादा होता है. इसीलिए एंड तक मिल्किंग करने को कहते हैं, क्योंकि लास्ट मिल्क में फ़ैट ज़्यादा प्रेजेंट होता है और फैट की बेसिस पे ही मिल्क का प्राइस डिसाइडेड होता है, ठीक है. और इंटरवल ऑफ मिल्किंग से ये मतलब है कि ट्वाइस इन अ डे या थ्राइस इन अ डे अगर मिल्किंग कर रहे हैं, राइट. सो अगर ट्वाइस इन अ डे कर रहे हैं तो गैप ज़्यादा मिलेगा, तो अमाउंट ऑफ मिल्क विल बी मोर. अगर दिन में 4 बार मिल्किंग कर रहे हैं तो ओवरऑल पर मिल्किंग में जो अमाउंट ऑफ मिल्क होगा इट विल बी लेस. कंप्लीटनेस ऑफ मिल्किंग में यही है कि लास्ट मिल्किंग जो है स्ट्रिपिंग, उसमें फ़ैट परसेंटेज ज़्यादा होता है, फर्स्ट मिल्किंग में वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है. फ्रीक्वेंसी ऑफ मिल्किंग इज़ आई टोल्ड यू कि जितनी बार मिल्किंग करेंगे, ठीक है, देर इज़ इंक्रीज इन वॉल्यूम. अर्ली यानी कि लेक्टेशन के अलग अलग फेज़ होते हैं. अर्ली इनिशियली जब एनिमल लेक्टेशन में, देन इन दी मिडल, देन एट दी लास्ट. तो एट दैट टाइम इनिशियली मिल्क का वॉल्यूम ज़्यादा होता है. अर्ली लेक्टेशन जो है उसमें मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस करती है क्योंकि काफ को मिल्क चाहिए होता है. धीरे धीरे मिल्क प्रोडक्शन जो है कम हो जाता है. इरेगुलेटरी ऑफ मिल्किंग, अगर मिल्किंग की जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि पहले दिन में 2 बार कर रहे हैं, फिर चेंज करके दिन में 3 बार, और टाइमिंग जो इनके इंटरवल है, जैसे मॉर्निंग में 3 बजे मिल्किंग करते हैं, फिर शाम को 3 बजे, अगर इसमें कोई चेंजेस आ जाता है तो इरेगुलरिटी की वजह से जो मिल्क का अमाउंट है उसमें भी चेंज आता है, ऑल्सो इन दी कंपोजिशन.
ओके। इफ़ एनिमल इज़ सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़ या एबनॉर्मल कंडीशन में मिल्क का कंपोजिशन चेंज हो जाता है, जैसे कि मेस्टाइटिस। इन केस ऑफ अगर एनिमल को मेस्टाइटिस है तो मिल्क का जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। मेस्टाइटिक मिल्क में जो मिनरल इम्बैलेंस हो जाता है, और मिल्क में जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट है, इनके परसेंटेज जो है चेंज हो जाते हैं, राइट। सो स्टेज ऑफ लैक्टेशन दैट आई टोल्ड यू। सो फीडिंग, ऑफ कोर्स, अगर आप फीडिंग किस तरीके से करा रहे हैं मिल्क उसी तरीके से, क्योंकि जो आप फीड करा रहे हैं वही ब्लड के थ्रू अडर में आ रहा है, उसी के थ्रू जो है ब्लड में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उसी को अडर मिल्क में कन्वर्ट कर रहा है। तो फीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा आप चारा खिलाओगे उसी तरीके का मिल्क का कंपोजिशन होगा। सीज़न टू सीज़न डिपेंड करता है एज, जैसे ओल्ड एज में जो मिल्क प्रोडक्शन है दिस स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। एंड सम अदर ड्रग्स एंड हार्मोन्स, जैसे कि आजकल ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट किया करते हैं ताकि मिल्क प्रोडक्शन एनहेंस हो। सो इट डिपेंड्स ऑन ऑल दिस फैक्टर्स। सो इसमें आप कंपोजिशन देख लेंगे, इट्स इम्पॉर्टेंट। इस टेबल, आपको ये टेबल पता होना चाहिए। और कोलोस्ट्रॉम फीडिंग क्यों कराते हैं, कितना कराते हैं, विच आई हैव टोल्ड यू दैट ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स इट, थैंक यू।